गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का क्वेश्चन, और जितने भी लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया सभी लोग पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। 2019 में यानी पिछले वर्ष यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। और साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो निश्चित तौर पे शेयर कर दें, उनके लिए भी ये उपयोगी है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कल पेपर में आया था और प्रत्येक मंडे को एक पूरा पेज डेडिकेटेड होता है मुद्दा पे। और कल का मुद्दा था कचरा। कचरा यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन कचरा पे पूछा था 2019 के प्रीलिम्स के पेपर में, जाकर के आप देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम के अनुसार कौन से, ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में आया, इसके अनुसार कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है अवशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अवशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ऑप्शन बी है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय इकाइयों में, अधिसूचित नगरों में तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। ऑप्शन सी है ये नियम अवशिष्ट भराव स्थल, अवशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के सटीक ब्यौरेवार मापदंड उपबंधित हैं। या ऑप्शन डी है अवशिष्ट उत्पादक के लिए यह अज्ञापक होगा कि एक जिले में उत्पादित अवशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। ये जो वर्ड है अज्ञापक, आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखोगे और आप चाहोगे कि पूरा हिंदी में उसको सॉल्व कर लिया जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हिंदी काफ़ी क्लिष्ट होता है यूपीएससी का, इसलिए आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना होगा। आपको इंग्लिश का भी पार्ट ऑप्शन में देखना होगा, तब जाकर के एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे आप पहुंच सकते हो, एक अच्छा आंसर पे आप पहुंच सकते हो। इसलिए अंग्रेजी भी मस्ट है। ओके, सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हैं सभी इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। एजीआर बकाया के दायरे में रिलायंस जियो क्यों नहीं? तो एजीआर क्या होता है सबसे पहले तो इसको जानो, उसके बाद हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे इस न्यूज पे। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी 1999 में, जब 1999 में नई दूरसंचार नीति आई थी। उसी के तहत एजीआर की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क, आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होगा। लेकिन दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अनुसार इस गणना में दूरसंचार कंपनी यानी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित की गई सभी प्रकार के आय, गैर दूरसंचार स्रोत जैसे जमा राशियों पे ब्याज, संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय भी शामिल होनी चाहिए। जबकि दूरसंचार कंपनी के अनुसार एजीआर की गणना मुख्य रूप से दूरसंचार सेवाओं से अर्जित आय पे ही की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल छोड़ दो इसको। अब आप ये समझो कि एजीआर क्या होता है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। 1999 में, जब 1999 में नई दूरसंचार नीति आई थी, स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो उस समय में बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनी थी, रिलायंस कॉम थी, एयरटेल थी, वोडाफोन थी, ये सारी की सारी कंपनियों ने सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जो है स्पेक्ट्रम दे दें, हमारे पास अभी वर्तमान में पैसा नहीं है, हम इसका भुगतान आपको धीरे धीरे कर देंगे, जैसे जैसे हम इनकम जनरेट करेंगे वैसे वैसे हम इसका भुगतान कर देंगे। सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ने इसी कंपनी को स्पेक्ट्रम दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी सरकार को भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करने लगी। कंपनी का कहना था कि उसे जो है टेलीकॉम सेक्टर में जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा। सरकार ने चेक किया, सरकार ने सोचा कि अगर इसे टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये कंपनी रन कैसे कर रही है, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दे रही है। तो सरकार ने उसके बाद पूरी छानबीन की, और सरकार की छानबीन के बाद पता चला कि 2 तरह का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एक कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से प्रॉफिट जनरेट करती है
ये एक नॉन टेलीकॉम सेक्टर से प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। तो टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी को प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी को लॉस हो रहा था। टेलीकॉम सेक्टर यानी जो आप कॉलिंग की सुविधा देते हैं, यानी मैसेजिंग की सुविधा देते हैं, ये सारी के सारी टेलीकॉम सर्विस हैं। नॉन टेलीकॉम सर्विस क्या है कि जमा राशियों पे ब्याज हो गया, संपत्ति विक्रय हो गया, ये सारे के सारे नॉन टेलीकॉम सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस का पार्ट हो गया, ये सब भी कुछ कंपनी दे रही है। तो टेलीकॉम सेक्टर में उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा कंपनी को, लेकिन नॉन टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल दोनों के इसके लॉस, टेलीकॉम सेक्टर के लॉस और नॉन टेलीकॉम सेक्टर के प्रॉफिट को मिला दिया जाए तो कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में थी। अब सवाल यह होता है कंपनी प्रॉफिट में थी तो कंपनी बकाया क्यों नहीं भुगतान कर रही है? उसका रीजन था कि कंपनी का कहना था कि जो है दूर संचार सेवाओं से अर्जित आय के माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर में जो आय होगा उसी के माध्यम से ही हम आपको स्पेक्ट्रम का कॉस्ट देंगे। सरकार का कहना था कि नहीं, केवल दूर सेवाओं के माध्यम से ही नहीं, टोटल जो है ग्रॉस जो है, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर ही नहीं, नॉन टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के आधार पे आप हमें स्पेक्ट्रम का कॉस्ट दीजिए। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इन कंपनियों को जो है भुगतान करना चाहिए और इसे टोटल के आधार पर भुगतान करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर और नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों को मिला दिया जाए, उसके बाद जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट के आधार पर भुगतान करना चाहिए। और लगभग इस दूरसंचार कंपनी को 1.4 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 90 दिन में करने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पिछले वर्ष आई गेस अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया। और इस कंपनी पे, ये जो टेलीकॉम कंपनी है, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण है टोटल। तो टोटल इन कंपनियों को 4 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार को देना पड़ेगा और 90 दिन के भीतर 1.4 लाख करोड़ का भुगतान की बात कही गई पिछले वर्ष, लेकिन अभी तक ये कंपनी नहीं दे पाई है। और इसमें सबसे अधिक जो है, जो देना है वो है एयरटेल को सबसे अधिक भुगतान करना है, वोडाफोन को अधिक भुगतान करना है। यहाँ पे अब न्यूज़ क्या है, देखो यहाँ पे न्यूज़ है आरकॉम के बारे में। रिलायंस कम्युनिकेशन, एक छोटा मोबाइल पहले आता था, 933 से नंबर स्टार्ट होता था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिलायंस कॉम को परचेज किसने किया है, तो जियो ने परचेज कर लिया। रिलायंस कॉम जो है वो कंपनी थी किसकी, तो रिलायंस कॉम जो कंपनी है वो कंपनी है अनिल अंबानी की। और यहाँ पे कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनी को परचेज जियो ने कर लिया, तो रिलायंस कॉम पे जो AGR का भुगतान बकाया था उसे अब जियो भुगतान करेगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है। तो इसी को लेकर के बेस्ट न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि AGR का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यहाँ पे कैंपा फंड के बारे में चर्चा है। कैंपा फंड पेपर 6 पे दिया हुआ, हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इंडिया और नेपाल के बीच में कल मीटिंग हुई है, यहाँ पे इस मीटिंग के बारे में जिक्र है और साथ ही साथ रामायण सर्किट के बारे में भी जिक्र है। कुछ परियोजना जो चलने वाली है उनके बारे में जिक्र है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। अरुण 3 हाइड्रो पावर परियोजना, पंचमेश्वर परियोजना, सिंचाई पावर परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन और साथ ही साथ यहाँ पे जो बीपीएससी देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन। मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी से ये एक पेट्रोलियम पाइपलाइन गुजरेगी जो नेपाल के अमलेखगंज तक जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस है और इसके बारे में कल चर्चा किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली चूंकि ये न्यूज़ फोकस है रामायण सर्किट के बारे में, थोड़ा सा हम रामायण सर्किट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। देखो, सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन योजना लाया था सरकार 2014-15 में। सरकार का जो विभाग है या मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, उसने स्वदेश दर्शन योजना लाया था 2014-15 में, जिसका उद्देश्य था पर्यटन के अनुभव को समृद्ध बनाना,
रोजगार के अवसर में वृद्धि करना और इसी आधारित थीम की बात कही गई थी। जैसे मान लो महात्मा गांधी अगर थीम है तो महात्मा गांधी थीम देश के उस पर्टिकुलर लोकेशन को कंसर्न करेगी जहां से महात्मा गांधी का जुड़ा हुआ था, जहां से महात्मा गांधी गए थे, जहां पे महात्मा गांधी ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसी तरह से जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट उन लोकेशन को कंसल्ट करेगा जहाँ पे राम जी गए थे या जो जगह राम जी से जुड़ा हुआ, तो वैसे जगह को जो है जोड़ने का काम करेगा ये सर्किट। तो इस तरह से 15 सर्किट की पहचान की गई थी देश में। एक सर्किट था पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट। यहाँ देखो ये रामायण सर्किट है, धरोहर सर्किट, जैन सर्किट और महात्मा गांधी सर्किट। ये सारे के सारे सर्किट की चर्चा की गई थी, इसको डेवलप किया जा रहा है और इसी का एक पार्ट है रामायण सर्किट। आखिर सरकार जो है पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए क्यों काम कर रही है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, इन सर्किट को डेवलप करने के पीछे क्या उद्देश्य है, मेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के एक बड़े वाहक के रूप में स्थापित करना, इसलिए सरकार ये सर्किट डेवलप कर रही है। दूसरा रीजन है कि भारत को एक वैश्विक ब्रांड तथा एक विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाना, टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को बनाना, इसलिए सरकार ये सर्किट डेवलप कर रही है। विविध विषयगत सर्किट और तीर्थ स्थलों को विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधा में विकास करना, बुनियादी सुविधा देना, यानी जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे रोड देना, वहाँ कनेक्टिविटी देना, वहाँ पोर्ट देना, वहाँ हवाई जहाज देना, ये सारे के सारे काम था और इसको डेवलप करने का काम जो है ये इस सर्किट के माध्यम से सरकार करेगी। ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। अनोखे उत्पाद के दायरे, व्यापक दायरे की पूर्ण स्वायत्ता को प्रदर्शित करना, पर्यटन के प्रति आकर्षण को बढ़ाना और समग्र पर्यटन अनुभव उपलब्ध करवाना और एक निर्वहनीय समावेशी तरीके से गरीबों उन्मुखी दृष्टिकोण से स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, जो लोकल आदमी है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, स्थानीय समुदाय जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो ये सारे के सारे काम करने का उद्देश्य, ये बेसिकली ये उद्देश्य है जो हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, सरकार सर्किट डेवलप कर रही है। अब देखो ये रामायण सर्किट पर्यटन मंत्रालय के तहत विकास हेतु 15 थीम में जो है एक रामायण सर्किट है और रामायण सर्किट में उन स्थानों को चुना गया है जहां पे भगवान श्री राम गए थे। 15 गंतव्य स्थान है नॉर्मली, एक अयोध्या है, चित्रकूट है, सीतामढ़ी है, बक्सर है, दरभंगा है, नंदीग्राम है, महेंद्रगिरी है, जगदलपुर है, भद्राचलम है, रामेश्वरम है, हम्पी है, नासिक है और नागपुर है। तो ये रामायण सर्किट का एक पार्ट, यानी ये जगह को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी 2018 में नेपाल गए थे, तो उन्होंने कहा कि नेपाल को भी रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, चूँकि नेपाल का जनकपुर भी काफ़ी फेमस है, तो नेपाल के जनकपुर को भी रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसकी वार्ता यहाँ पे किया गया। तो देखो इस न्यूज़ के माध्यम से हमने 2-3 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। पहला तो स्वदेश दर्शन योजना क्या है, दूसरा है कि सर्किट क्या है, 15 सर्किट, और साथ ही साथ जो है पर्यटन उद्योग किस तरह से देश की महती भूमिका में योगदान देता है, देश के विकास में योगदान देता है। तो ओवरऑल पॉइंट कोशिश किया हमने आपके साथ डिस्कस करने का। भारत यूएई वार्ता में उठा पाकिस्तान और इजराइल का मुद्दा। यूएई और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौता का नाम याद रख लेना, अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम समझौता हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में, और दोनों यूएई और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं, इसलिए भी ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जाकर के इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
ओके, इस पेज पे मुझे आपके साथ 3 न्यूज़ डिस्कस करना, तीनों ही न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला तो ये देखो कि टीवी को लेकर के साल 2025 तक टीवी से मुक्त हो जाएगा हमारा देश। भारत सरकार प्रतिबद्ध है 2025 तक टीवी मुक्त होने के लिए, और डब्ल्यू एच ओ का टारगेट है 2030 तक। डब्ल्यू का टारगेट है 2030 तक टीबी मुक्त होने का। भारत उससे 5 साल पहले यानी डब्ल्यू के टारगेट से 5 वर्ष पहले ही टीबी से मुक्त हो जाएगा। तो टीबी को लेकर के प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसका नाम है टीबी इंडिया टीबी रिपोर्ट। टीबी को लेकर के क्या क्या प्लान स्टार्ट किया गया है आज तक, इतिहास से लेकर के अब तक क्या क्या प्लान स्टार्ट किया गया है, बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 में, और उसके तहत जो है बीसीजी टीका दिया जाता था। उसके बाद 1993 में राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम को जो है इसको संशोधित किया गया, इसको एमेंड किया गया, और एमेंड करके बना संशोधित राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिवाइज्ड नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम RNCTP द्वारा जो है 2025 तक भारत में टीवी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए जो है 2017 से लेकर के 25 तक जो है राष्ट्रीय रणनीति योजना जारी की गई है। यानी ये जो RNTCP है, इन्होंने प्लान तय किया है कि किस तरह से 2017 में इन्होंने प्लान तय किया, और 2025 का इन्होंने टारगेट लिया है कि 2025 तक ही हम टीवी को एलिमिनेट करेंगे, टीवी से मुक्ति पालेंगे। तो किसी भी रोग को अगर आपको एलिमिनेट करना, भले ही आपको कोरोना को करना है या टीवी को करना, तो बेसिकली 4 उपाय को करना चाहिए। पहला तो डिटेक्ट कीजिए, रोगों की पहचान कीजिए। रोग की पहचान होगी तभी जाकर के हम समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आप ट्रीटमेंट कीजिए, उपचार कीजिए। तीसरा है कि आप प्रिवेंट कीजिए, रोकथाम कीजिए। और चौथा है कि आप निर्माण कीजिए, बिल्ड कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, आप उसके लिए वैक्सीन बिल्ड कीजिए। तो ये बेसिकली काम है 4 चीज़ करने का, 4 रणनीतिक स्तंभ को अपनाया गया है टीवी को रोकने के लिए। पहला था डिटेक्ट करना यानी पता लगाना, दूसरा था उपचार करना, तीसरा था रोकथाम करना, और चौथा था निर्माण करना। इसके अलावा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP कहा जाता है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। उसके बाद बेसिकली WHO का क्या टारगेट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, टीबी को हटाना है। भारत सरकार का क्या टारगेट है, 2025 तक हमें टीबी को हटाना है। तो बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पे आपके साथ चर्चा किया, थोड़ा सा इतिहास का भी चर्चा हमने किया आपके साथ। इसको भी देखो, आप देख सकते हैं, और इससे आपको क्या सीखना चाहिए, किस तरह से इस न्यूज़ को आप अपने एस्थेटिक पोर्शन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिक्र किसका है, सिंधु नदी का। लद्दाख के पहले डबल लेन पुल पे शुरू हुई आवाजाही। डबल लेन जो पुल बना है कहाँ पे, सिंधु नदी पे। तो आपको अपने एस्थेटिक पोर्शन से, अपने ज्योग्राफी के बुक से सिंधु नदी के बारे में जाकर के पता करना चाहिए, सिंधु नदी के बारे में जाकर के पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप अपने न्यूज़ को एस्थेटिक पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। न्यायपालिका पे आरोप की परिस्थिति और प्रक्रिया पे विचार किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी का मैटर है, प्रशांत भूषण जी पे अवमानना का केस दर्ज हो गया है। अवमानना का आरोप उन पे सिद्ध हो गया और बहुत जल्द उन पे सजा हो जाएगी। तो इसको लेकर के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कल मैंने आपको ट्वीट दिखाया कि किस ट्वीट के जस्टिस बोबडे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे जो है, उन पे प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया था कि वो 75 लाख की किसी की गाड़ी पे बैठे हुए थे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट को जो है देश को खुला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुला होना चाहिए। जितने भी प्रवासी मजदूर थे जो पलायन कर रहे थे, केरल से बिहार आ रहे थे, केरल से यूपी आ रहे थे,
वैसे कंडीशन में ये मजदूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट खामोश था। सुप्रीम कोर्ट सरकार को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था। उसको लेकर के प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट पे आपत्ति करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 100 मोटो ले लिया। 100 मोटो के माध्यम से उस पर केस दर्ज किया और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जल्द सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल ये होता है, आपको ये एक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के केस के माध्यम से ही प्रशांत भूषण जी पे डिसीजन सुनाया जाएगा। तो पहला फैक्ट आपको ये याद होना चाहिए, किस एक्ट के माध्यम से प्रशांत भूषण जी पे सजा सुनाया जाएगा। वो एक्ट का नाम है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि भारत के संविधान के 3 स्रोत बेसिकली जो अवमानना का अधिकार देता है। पहला आर्टिकल 129, दूसरा है आर्टिकल 142 क्लॉज 2 और तीसरा है आर्टिकल 215 हाईकोर्ट को अवमानना करने का अधिकार देता है, यानी हाईकोर्ट को अवमानना के बारे में एक्शन लेने का अधिकार देता है। 129 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। तो ये जो तीनों फैक्ट मैंने आपको बताया ये अपने स्टैटिक पोर्शन से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 129 के बारे में, आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के बारे में और आर्टिकल 215 के बारे में। ये देखो, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है। बेसिकली इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना आप। एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 20 से 27 जून 2019 को और इस कार्यक्रम का नाम था बैक टू विलेज, बैक टू विलेज, विलेज की तरफ लौटो, गांव की तरफ लौटो। ये कार्यक्रम को जो है सरकार फिर से रिवाइव करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों से जाकर वार्ता करना चाहती है, उनकी दुख दर्द को सुनना चाहती है और उसको अपने नीति में शामिल करना चाहती है। ये 2019 में भी हुआ था और फिर सरकार जम्मू कश्मीर में इसको शुरू करने का प्लान कर रही है। तो बस बेसिक जानकारी होना चाहिए, बैक टू विलेज कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ओके, यहाँ पे देखो कैंपा फंड के बारे में जिक्र है। कैंपा फंड का पैसा वेतन भत्तों और वाहनों पे खर्च नहीं होगा। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, ये हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने राज्यों को नसीहत दी है, राज्यों को कहा है कि जो कैंपा फंड है, कैंपा फंड का 80% उपयोग जो है वनीकरण पे खर्च करना है, नया वन लगाने पे खर्च करना है, वन के विस्तार पे खर्च करना है और बाकी 20% जो है खर्च आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे करिए, इसके कार्य योजना पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि कैंपा फंड का उपयोग आप किसी को वेतन देने के लिए करें, किसी को सैलरी देने के लिए करें या किसी को लीगल एडवाइस के लिए करें या कहीं अन्य करें। कैंपा फंड के 80% पैसा का उपयोग होगा कहाँ पे, नया वन लगाने में। 20 पैसा का उपयोग आप कर सकते हैं, 20% का उपयोग आप कर सकते हैं नया कार्य योजना को बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वनों के संवर्धन में सहायक हो, वनों को डेवलपमेंट में सहायक हो, वन को बढ़ाने में सहायक हो। कैंपा फंड का फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री अफोर्डेशंस फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, 2016 में इसको लेकर के कानून आया था, एक्ट आया था। क्षतिपूर्ति से संबंधित है, यानी क्या, जैसे मान लो ये जो है क्षेत्र है, ये वन है। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, आपको याद होगा कि पर्यावरण और विकास दो में एक चूज करना है आपको। और ये लगातार चर्चा में होता है कि आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, या आपको पर्यावरण चाहिए, या आपको विकास चाहिए। तो जैसे मान लो ये वन है, इस वन का पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ जनजाति रहते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे अब इस जनजाति को यहाँ पे जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है सरकार को विकास के लिए, यहाँ पे कोई कंपनी लगानी है तो वन काटना होगा यहाँ पे।
इस जनजाति को आप बाहर निकाल के कहीं और डिप्लेस करवाइएगा, रखवाइएगा कहीं और। तो इसके लिए जो ये कंपनी यहाँ पे जो वन लगाएगी, तो जितना वन यहाँ पे यहाँ पे जो कंपनी प्लांट लगाएगी, तो यहाँ पे जितना वन है इतना वन कंपनी को कहीं और बनाना होगा, वन का निर्माण करना होगा किसी अन्य जगह पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जनजाति रहती है उस जनजाति को भी रहने का, खाने का पैसा देना होगा, उसे क्षतिपूर्ति का पैसा देना होगा। तो ये बेसिकली फंडा होता है कि कहीं भी अगर आप डेवलपमेंट के लिए किसी परियोजना को लगा रहे हैं, ठीक है लगाइए, लेकिन वहाँ पे जितना वन है उससे कहीं अधिक वन दूसरी जगह आप लगाइए। और साथ ही साथ वहाँ जो जनजाति रहती है उस जनजाति को रहने का, खाने का, उसको क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा आप दीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन होता क्या था, होता ये था कि ये पैसा जो है ना तो जनजाति को ढंग से पहुँच पाती थी, और ना ही ये पैसा जो है कंपनी के द्वारा अच्छे से रिलीज किया जाता था, ना ही ये कंपनी जो है समय पे पैसा दे पाती थी। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में एक्ट बना और ये कैंपा फंड की स्थापना हुई। अब न्यूज़ पे लौटते हैं। न्यूज़ क्या है कि अगस्त 2019 को कैंपा फंड में जो है 47,436 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 47,336 करोड़ की राशि दी गई, जिसका यहाँ भी चर्चा है। देखो न्यूज़ में अगर आप यहाँ पढ़ोगे कि राज्यों को कैंपा फंड में अगस्त 2019 में 47,000 करोड़ की राशि दी गई है। तो इस राशि का उपयोग समय पे करें, इसके लिए जो है सरकार सजग है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है, केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आप इसका पैसा का उपयोग समय पे करें और पौधारोपण के लिए ही करें, वनीकरण को बढ़ाने के लिए ही इसका प्रयोग करें। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक फंड आपको क्लियर हो गया होगा कैंपा फंड का। बाकी जो है आपके एस्थेटिक पोर्शन में भी कैंपा फंड दिया होगा। अगर आपको आपने पढ़ा होगा विजन नहीं, मैं बोल रहा हूँ दृष्टि का एक बुकलेट आता है पर्यावरण को लेकर के, एक किताब आती है, छोटी सी किताब होती है, वो जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। पर्यावरण काफ़ी अच्छा से उसमें दिया हुआ है, और वहाँ भी कैंपा फंड के बारे में दिया हुआ है, आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। दृष्टि का बुकलेट आप परचेज कर सकते हैं, अच्छा है उसका बुकलेट, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने का खाका तैयार, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हम इस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। खुशहाली लाने वाली किसान ट्रेन या किसान रेल। देखो 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संबोधन हुआ था, और उनके संबोधन के बाद लगातार इस टॉपिक पे अब जो है एडिटोरियल आएगा। आज का भी एडिटोरियल अगर आप पढ़ोगे या आज का भी न्यूज़ पढ़ोगे तो 2-4 न्यूज़ ऐसा है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2020 का जो भाषण था, आज से 3 दिन पहले जो भाषण हुआ था, उस भाषण को क्रियान्वयन करने के दृष्टिकोण से न्यूज़ दिया हुआ आज के पेपर में। तो ये न्यूज़ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण में चर्चा किया था कि पहली किसान रेल जो चली है, जो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चली है, उसके बारे में। देखो इसको कैसे कंसर्न करोगे आप, टॉपिक से कैसे कंसर्न करोगे? तो कुछ समय में पहले एक अध्यादेश आया था, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। तो ये अध्यादेश आज से कुछ समय पहले सरकार लाई थी, भारत सरकार लाई थी या केंद्र सरकार लाई थी। इस अध्यादेश के तहत 3 बेसिकली सरकार ने संशोधन किया था। एक संशोधन सरकार ने एपीएमसी एक्ट में किया था। एपीएमसी एक्ट यानी मंडी एक्ट में सरकार ने संशोधन किया। मंडी एक्ट में संशोधन का ये मतलब होता है कि जो पहले किसान थे एक पर्टिकुलर मंडी में ही अपना उपज बेच पाते थे, अब किसान ये जो पर्टिकुलर मंडी है इससे बाहर जहाँ चाहे अपना उपज बेच सकते हैं। तो एक तो एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया, दूसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में सरकार ने संशोधन किया, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने संशोधन किया। ये 3 संशोधन करना है, मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर के।
एपीएमसी हिंदी में से कहा जाता है कृषि उत्पाद विपणन समिति। विपणन होता है यानी मार्केटिंग कमेटी होता है। तो मार्केटिंग किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, मार्केटिंग किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए एपीएमसी है। किसान के उपज को किस तरह से मार्केटिंग किया जाए वो एपीएमसी है। एपीएमसी को एक्ट को मंडी एक्ट भी कहते हैं। इसमें जो संशोधन किया गया है इसका मूल मकसद ये है कि किसान अब जो है अपनी उपज को मंडी में ही नहीं, पर्टिकुलर मंडी में नहीं, मंडी से बाहर भी कहीं भी चाहें वो बेच सकते हैं। एपीएमसी एक्ट आया था 1953 में, इसको संशोधन किया गया 2003 में। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की कि मंडी जो है 80 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, जबकि वर्तमान में मंडी कितना है 487 किलोमीटर के दायरे में। जो मैक्सिमम है, जैसे मान लो एक किसान है, यहाँ पे एक किसान है, वो अपना गेहूँ जाकर बेचेंगे, वो अपना फसल जाकर बेचेंगे, वो अपना सब्जी जाकर बेचेंगे, और पता चलता है उसके घर से 100 किलोमीटर दूर मंडी है। तो 100 किलोमीटर जाने में उसको दिक्कत होगा। जाने के बाद जो है मंडी में बहुत सारे दलाल होते हैं, वहाँ दिक्कत हो सकता है। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार फाइनली मंडी एक्ट में संशोधन करके ये सरकार ने कह दिया है कि आप कहीं भी चाहें अपना सामान बेच सकते हैं। अब देखो सरकार का क्या क्या प्रयास। सरकार का एक प्रयास है कि महाराष्ट्र के देवलाली यानी नासिक से बिहार के दानापुर तक जो है पहली किसान ट्रेन चली है, जो पूरी तरह से एयर कंडीशन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों में वो चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज थी। तो कोल्ड स्टोरेज ही एक तरह से थी जो पूरी तरह से जो है एयर कंडीशन थी। यानी वहाँ पे अगर किसान अपना सब्जी रखते हैं, किसान अपना अनाज रखते हैं तो वो खराब नहीं होगा। तो इसका मूल मकसद क्या है? इसका मूल मकसद है कि महाराष्ट्र के किसानों को, नासिक के किसान का जो सामान होता है उसको बिहार भेजा जाए, और बिहार के जो किसान है उसके सामान को नासिक भेजा जाए या महाराष्ट्र भेजा जाए। इस तरह से बिहार के किसान सुदूर महाराष्ट्र में अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, और महाराष्ट्र के किसान सुदूर बिहार में अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। इसी के तहत सरकार ने ई नेम की यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की सरकार ने शुरुआत की थी कुछ समय में पहले। और इसी के तहत सरकार जो है कृषि अवसंरचना पे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख करोड़ रुपए सरकार निवेश कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश कर रही है। यानी प्रत्येक गांव में जो है कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, किसान अपने सामान को कोल्ड स्टोरेज में रखें। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना हो। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ये काम कर रही है, और उसी के तहत सरकार ने जो है संशोधन किया है एपीएमसी एक्ट में। इसको एक बार आप पढ़ लेना, मैं इस पर डिस्कस आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। एक तो यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बारे में। तो इसको एक बार आप खुद से पढ़ लेना। आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कैसे? एक मान लो बेरोजगार युवक है, बेरोजगार युवक को आप उपयोग कर सकते हैं क्षेत्रवाद को फैलाने के लिए, धार्मिक उत्पीड़न को फैलाने के लिए, आतंकवाद को फैलाने के लिए, नक्सली गतिविधियों को फैलाने के लिए। और नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है देश में। बेरोजगार युवक जब बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कहा जाता है कि भूख इंसान से कुछ भी काम करवा सकता है। तो नक्सली गतिविधि में शामिल होगा, वो एक तरह से क्या मैं बोलूँ उसको, मारपीट की घटना में शामिल होगा एक तरह से, राइट। कम्युनल गतिविधि में शामिल होगा, एग्जैक्ट वर्ड है कम्युनल गतिविधि में शामिल होगा, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सोशल सिक्योरिटी दीजिए। जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं दीजिएगा देश आगे नहीं बढ़ सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि राइटर का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया है, और कंबाइंड तौर पे इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रवासी श्रमिक
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, बेरोजगार युवक, किसान सभी असुरक्षित हैं, तो इन सभी को सामाजिक सुरक्षा चाहिए। भारत सरकार अपनी जीडीपी का महज 3% से भी कम खर्च करता है सोशल सिक्योरिटी में, और खर्च तो करता है, चलो मान लेते हैं 2% ही सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ये 2% भी क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या ये 2% सरकार खर्च कर रही है प्रत्येक बेरोजगार के हाथों तक पहुंच रहा है? प्रत्येक प्रवासी श्रमिक तक इसकी सुविधा पहुंच रही है? जी नहीं। यानी हमारे पास कानून है, ठीक ठाक कानून है हमारे देश में, लेकिन कानून के क्रियान्वयन में कमी है, प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है, और राजनीतिक विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और निश्चित तौर पे ये कदम दुखदाई है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थिति है। सामाजिक सुरक्षा आखिर कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो स्वयं तथा अपने आश्रितों को न्यूनतम आय उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान करती है और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। यानी मिनिमम आपको आय उपलब्ध होगा और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता हो, उभेड़-बंद हो, उससे आपकी रक्षा करें। ये अवधारणा को ही हम सामाजिक अवधारणा कहते हैं। किसके अनुसार? ILO के अनुसार। जाकर के लिख लेना। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में विशाल असंगठित क्षेत्र हैं। भारत के 50% से अधिक का योगदान देने वाले अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में 90% से भी अधिक लोग काम करते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में 50% से भी अधिक का योगदान देते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण भारत में बना हुआ है, हालांकि शहर में भी है। ग्रामीण भारत में अधिक है, लेकिन शहर में भी है असंगठित क्षेत्र। और अधिकांश लोग वे हैं जो अपने गांव से परंपरागत कार्य करते हैं। कोई मान लो चाय का दुकान खोला, किसी ने पान का दुकान खोला, ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र के पार्ट हैं। कोई मजदूर हो गया। गांव में परंपरागत कार्य करने वाले भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को भी इस श्रेणी में आ जाता है। साथ ही साथ महंगी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कोरोना के समय में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा को लेकर के चर्चा होता है, सामाजिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी अधिक इम्पोर्टेंट हो गया। तो महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य किए जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को और बढ़ाने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति करनी है, सतत विकास लक्ष्य जो 2030 तक हमें प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत 2015 में किया गया था। पहला लक्ष्य गरीबी उन्मूलन करना, दूसरा लक्ष्य भूख पे काबू करना, चौथा लक्ष्य शिक्षा में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, आठवां लक्ष्य उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, नौवां लक्ष्य बुनियादी ढांचा, 10वां लक्ष्य असमानता कम करना, 16वां लक्ष्य न्याय और शांति। टोटल 17 लक्ष्य में ये जो लक्ष्य है जिसकी मैंने चर्चा किया आपके साथ, इस लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी अगर हम सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दे पाते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी की ध्यान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति करनी है। 2030 तक सरकार प्रतिबद्ध है इसको प्राप्त करने के लिए। और सामाजिक सुरक्षा पे अपर्याप्त व्यय हो रहा है, मात्र 3% खर्च भी हो रहा है और 3% से भी कम खर्च हो रहा है, इसलिए आवश्यक है सोशल सिक्योरिटी की हमें। अब देखो सरकार का प्रयास क्या है। सरकार ने प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना सरकार लाई थी और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन देने के लिए सरकार ये योजना लाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। कामगार सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में से सरकार लेकर आई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना था। आयुष्मान भारत योजना आप सभी जानते हैं, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। ये भी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है सामाजिक सुरक्षा के लिए जो सरकार लेकर आई है। और साथ ही साथ आम आदमी बीमा योजना हो गया और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजना है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, बहुत सारी योजना है सरकार लेकर आई है। योजना की कमी नहीं है हमारे पास। सवाल सिंपल सवाल है और जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा
कि हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, हमारे देश में नीति की कमी नहीं है, लेकिन नीति के क्रियान्वयन में जो दिक्कत है इसकी कमी है। नीति क्या धरातल के पटल पे उतर पाता है? क्या हम जो सरकार जो प्लान बनाती है वो प्लान जो है प्रति व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाता है? बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली नीति को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। बाकी इसको जाकर के पढ़ लेना। इससे मैंने कुछ पॉइंट लिया है, अधिक पॉइंट तो इन्होंने चर्चा नहीं किया था, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ चर्चा किया। बाकी सोशल सिक्योरिटी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग से सधेंगे आत्मनिर्भर रोजगार और निर्यात के सभी हित। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार उसको भी आप देख सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया था 15 अगस्त को, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। डॉल्फिन को लेकर के सरकार प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा है, लेकिन बेसिकली एक चर्चा मैं आपके साथ कर देता हूँ, और ये चर्चा है एक प्रोग्राम सरकार लेकर आई थी, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पेसीज। ये पूरा प्रोग्राम का नाम है, नेट पे सर्च कर लेना इसको। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी जीव हैं उस पर यूपीएससी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछती है। ये जो प्रोग्राम सरकार लाई थी, जिसमें जो खतरा में प्रजाति है, उस खतरा में प्रजाति को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी, वो लेकर आए थे सरकार प्लान। और इस प्लान के तहत स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी ताहर, समुद्री कछुए, समुद्री गाय या डुगोंग, उसके बाद एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, खाद घोंसला स्विफ्टलेट, गिद्ध, मालाबार सिवेट, भारतीय गेंडे, एशियाई शेर, बरसिंगा, जैडन कर्शर, ब्राउन एंटीलर्ड हिरन। ये जो प्रजाति है, इसकी प्रजाति के सरकार संवर्धन और सुरक्षा के लिए काम करेगी। इसकी प्रजाति को सरकार रिकवरी के लिए काम करेगी, और इसमें कई प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार काम ऑलरेडी कर रही है। तो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है डॉल्फिन के बारे में, लेकिन आप जाकर के जितने स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया उसके बारे में यूपीएससी जाकर के पढ़ लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या पेपर में जिस जीव के बारे में, जिस जंतु के बारे में डिस्कस होगा, मैं आपके साथ चर्चा कर दूंगा। तो डॉल्फिन जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी जीव के अनुसूची 1 में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल होने का क्या निहितार्थ है, क्या मतलब है? तो किसी भी जीव का अनुसूची 1 में शामिल होने का सिंपल मतलब है, और यह मतलब है कि उसे बाघ के जैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, उसे टाइगर के जैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो किसी भी जीव जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, इसका मतलब है कि उसे उसी तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा जिस तरह का प्रोटेक्शन हम टाइगर को देते हैं। बाकी जो है डॉल्फिन इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये बेसिक 2 इन्फॉर्मेशन याद रख लेना आप। पहला तो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, और दूसरा ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। 400 करोड़ से कश्मीरी घाटी में खिलेंगे केसर के फूल। केसर के फूल को जीआई टैग मिला हाल फिलहाल में, आई गेस मई वगैरह में जीआई टैग मिला है केसर के फूल को। तो इसको लेकर के हमने जीआई टैग पे एक अलग से वीडियो बनाया था, जाकर के देख सकते हो। जितने भी जीआई टैग मिला है 19-20 में हमने उस पर चर्चा किया था। जीआई टैग जो है डब्ल्यूटीओ के एक कन्वेंशन हुआ था, और ये कन्वेंशन डब्ल्यूटीओ का जो है, ये जो समझौता है ट्रिप्स समझौता, TRIPS। कभी कभी लगातार आपको ये पूछ देगा कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, खास करके स्टेट पीसीएस में ट्रिप्स का फुल फॉर्म ही आपको पूछ देगा। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौता के तहत ही भारत सरकार ने
एक एक्ट लाया था जिसका नाम है वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक अधिनियम 1919 1999, और इसी के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है, किसी सेवा को नहीं दिया जाता। किसी पर्टिकुलर जगह, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ की प्रसिद्ध वस्तु को दिया जाता है, सेवा को, सर्विस को हम जीआई टैग नहीं देते हैं, केवल गुड्स को देते हैं, केवल वस्तु को देते हैं। केसर के बारे में आप ये जानकारी रखो, कश्मीर के केसर के बारे में, कि कश्मीर का केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे खेती की जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लेना, बीपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में 90% केसर का उत्पादन होता है आपको ईरान में। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। बाकी इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। ओके, इतना ही हमारे पास न्यूज। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट जो है ऑप्शन ए जो है कि अवशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अवशिष्ट अलग अलग करने होंगे, ये गलत है। दूसरा जो है ऑप्शन बी जो है, केवल जहां पे नॉर्मली होता है केवल नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है कि यह नियम में अवशिष्ट भराव स्थलों तथा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मापदंड उपबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।